हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग रोलिंग मोशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और ए स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट एग्जामिनेशन, उनके लिए वीडियो है। इसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू रोलिंग मोशन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग मोशन। लाइक सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड यहाँ पे एक सपोज कर लीजिए दिस इज ए स्फेयर और ए सिलेंडर और ए रॉड। ओके, रॉड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन है vcm, so this is the velocity of center of mass, so it is translating in the forward direction and at the same time it is undergoing rotational motion with angular velocity omega। मतलब वो रोटेट भी कर रहा है और वो एट द सेम टाइम आगे भी आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सपोज कर लीजिए कि अगर एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड तो मैंने मतलब ऐसे रखा था कि रोल करते हुए जा रहा है, बट सपोज कर लीजिए रॉड है, खड़ा है एंड इसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है vcm, center of mass is translating in the forward direction and the rod is also rotating about this point with angular velocity omega, so this is also a kind of rolling motion। so rolling motion में basically दो चीजें होंगी, ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, लीनियर मोशन। अगर जैसे पॉइंट मास है तो पॉइंट मास के लिए हम लोग बोलते थे लीनियर मोशन, ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बट वही चीज अगर एक रिजिड बॉडी होगा और इट इज मूविंग इन द straight line, rigid body moving in a straight line, so that kind of motion is called translation। ठीक है, रोलिंग मोशन में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है विद दिस वेलोसिटी और रोटेशन हो रहा है विद दिस वेलोसिटी। सो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। ठीक है, अच्छा, अब अगर सपोज कर लीजिए कि मुझे टोटल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज हाफ, अगर m उसका मास है तो m vcm स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, v यहां पे vcm वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज हाफ i ओमेगा square। Okay, so this is the expression for the total kinetic energy for a body undergoing rolling motion। This is kinetic energy of translation, this is kinetic energy of rotation। ठीक है, so जो rolling motion हम लोग HS लेवल में, हाई सेकेंडरी लेवल में पढ़ते हैं या फिर जो एंट्रेंस लेवल में चाहिए, वो ऐसा है कि मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है विद वेलोसिटी vcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग का मतलब क्या है कि वहां पे ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में स्लिप नहीं करेगा, प्योरली रोल करते हुए आएगा। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि इसका रेडियस अगर r है तो vcm इट इज इक्वल टू r ओमेगा, vcm इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी vcm, इट इज ट्रांसलेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये ओमेगा जो है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये ओमेगा के लिए भी तो इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी तो एक लीनियर वेलोसिटी आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास तो रिलेशन था ना v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये कैपिटल R तो रेडियस है। ठीक है, बट ये जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस, सपोज ये डिस्क है तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस डिस्क हैव ए वेलोसिटी v which is related to omega by the relation v is equal to r omega। तो सपोज कर लीजिए आप यहां पे हैं तो डिस्टेंस ये r होगा, तो ओमेगा की वजह से भी तो उसका एक वेलोसिटी होगा। ठीक है, सो इसका मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी हमारे पास दो है, एक है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक वेलोसिटी अराइजिंग ड्यू टू ओमेगा। तो कोई भी पार्टिकल है, इट इज सब्जेक्टेड विद टू वेलोसिटीज एंड उन दो वेलोसिटी का एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, दैट इज द ऑब्जर्व वेलोसिटी, जो हम लोग यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे?
सो मान लीजिए कि ये एक डिस्क है, ठीक है, और इट इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नाउ सिंस सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद दिस वेलोसिटी, each and every point on this rigid body, each and every point on this rigid body will translate in the same direction, in the forward direction with same this velocity, क्योंकि हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशन वेलोसिटी सेम होगा, दैट इज द कंडीशन फॉर ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं हाईएस्ट पॉइंट में, ठीक है, तो यहां पे भी ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा VCL, दिस इज बिकॉज ऑफ ये ट्रांसलेशन, ठीक है। बट अब ये रोलिंग मोशन हो रहा है तो ये तो रोल भी कर रहा है ना विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस ओमेगा के लिए भी तो यहां पे एक वेलोसिटी आएगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। मगर अगर आप यहां पे हैं तो ये r क्या हो जाएगा, मतलब अगर रेडियस r है, रेडियस r है तो ये r कैपिटल r होगा, ठीक है। मतलब अगर सपोज कर लीजिए आप r/2 डिस्टेंस पे है, यहां पे है, तो ये r/2 होगा, ठीक है। तो इस ओमेगा के लिए जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इस ओमेगा के लिए जो वेलोसिटी है, दिस ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर है कि नहीं, तो इस एक्सियल वेक्टर के लिए जो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसका भी तो डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। तो वो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, आप सेंटर को सपोज कर लीजिए इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट में निकालना है, तो आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दैट इज द रेडियस, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ना, इस स्ट्रेट लाइन में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इट कैन बी इन दिस डायरेक्शन, इट कैन आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो सकता है ये 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में हो सकता है ये 90 डिग्री, तो आप कौन सा लेंगे, आप वो परपेंडिकुलर लेंगे जो कि इन द सेंस ऑफ रोटेशन हो, मतलब ये ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट में सेंस ऑफ रोटेशन कहां होगा, आगे की तरफ होगा, तो मतलब ये वेलोसिटी किस तरफ होगा, ये जो v है बिकॉज ऑफ दिस ओमेगा इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा नाउ अब आप यहां पे अगर है तो ये स्मॉल r का वैल्यू कितना है, कैपिटल R, सो दैट मींस दिस वेलोसिटी इज आल्सो VCM, दिस वेलोसिटी इज आल्सो VCM, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन तो VCM के डायरेक्शन में है ही। अब मैं VCM क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फॉर प्योर रोलिंग हम लोगों ने कंडीशन क्या आइडेंटिफाई किया था, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन है VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, VCM इक्वल टू R ओमेगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट में ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2VCM, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तो इसको इतना लंबा ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये 2VCM है, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तो ये एरो थोड़ा और लंबा होगा, डबल होगा, इससे डबल लेंथ का होगा, क्योंकि दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ओके। सो मतलब अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन VCM है, तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2VCM, ठीक है। अब लोएस्ट पॉइंट में देखें तो लोएस्ट पॉइंट में इस VCM की वजह से यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, VCM इन दिस डायरेक्शन, ट्रांसलेशन के लिए तो सब जगह वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, मगर ये ओमेगा के लिए जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस ड्रॉ किया ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, इसका परपेंडिकुलर इस साइड में होता है, इस साइड में होता है, परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन लेना है, इन द सेंस ऑफ रोटेशन, तो इस साइड का परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये तो VCM हो गया ना, तो ये VCM मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा। इंस्टेंटेनियसली रेस्ट का मतलब क्या है कि उस इंस्टेंट में वो पॉइंट रेस्ट में होगा, थोड़ी देर बाद तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, वो रेस्ट में रहेगा, मतलब जो भी पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएगा वो उस टाइम में रेस्ट में होगा, ठीक है। कब होगा, फॉर प्योर रोलिंग, ओके। VCM इक्वल टू R ओमेगा, इस कंडीशन के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा। अब देखिए यहां पर और एक चीज, ये तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के लिए बोला, कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर है, सपोज कर लीजिए यहां पे पॉइंट लिया है P एंड एंगल ओमेगा है, ये एंगल थीटा है, सो जो यहां पे जो P पॉइंट में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट में, वो VP इज इक्वल टू ट्वाइस V sin थीटा बाय 2, ट्वाइस V sin थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहां इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी आर्बिट्री पोजीशन में, ठीक है, आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे अब ये पॉइंट है, तो यहां पे अगर देखें तो ये थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर आप हाईएस्ट पॉइंट में तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, एंगल इस रेफरेंस लाइन के साथ मेजर किया है, तो 180 मतलब 180/2, तो 180/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, sin 90 मतलब क्या होता है 1 होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ P इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस V, ठीक है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट में है तो थीटा इज इक्वल टू 0,
थीटा इक्वल टू 0, तो वीपी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप किसी भी पोजीशन में वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट में मतलब मिड पॉइंट, ये जो सेंट्रल मास है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vcm, हाईएस्ट पॉइंट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 vcm, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है। कब हो रहा है, फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखिए, कॉमन सेंस वाला बात बता रहा हूं। ठीक है, कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो vcm। ठीक है, ये जो vcm है ये एक्चुअली r ओमेगा है, vcm इक्वल टू r ओमेगा ना, ये है कि नहीं, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो ओमेगा के वजह से आ रहा है, ये वेलोसिटी ओमेगा के वजह से आ रहा है, और ये वेलोसिटी जो सेंटर मास का वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा अब प्योर रोलिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्योर रोलिंग में ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है। मतलब प्योर रोलिंग मतलब क्या है, वहां पे स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में है। अब अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, आगे की डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि फॉरवर्ड कब स्लिपिंग होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब स्लिप करेगा, जब ये वेलोसिटी से ज्यादा होगा, है कि नहीं। सो फॉरवर्ड स्लिपिंग कंडीशन क्या है, vcm ग्रेटर देन r ओमेगा, vcm ग्रेटर देन r ओमेगा। सिमिलरली बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या कंडीशन होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग इसका कंडीशन क्या होगा, r ओमेगा पीछे की तरफ है, vcm आगे की तरफ है। ठीक है, ये वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में है। अगर बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, पीछे डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा होना पड़ेगा, है कि नहीं। r ओमेगा ग्रेटर देन vcm। ठीक है, सो दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट प्योर रोलिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए और एक चीज देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट यहां से रोल करते हुए यहां पहुंचा है। ठीक है, सो अभी सेंट्रल मास यहां पे था, यहां से यहां पहुंचा है, तो सेंट्रल मास ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेंट्रल मास ने इन वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय सेंट्रल मास, डिस्टेंस मूव बाय सेंट्रल मास इन वन रोटेशन, एक बार ऐसे घुमा है। ठीक है, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा ये v क्या है, v है r ओमेगा, मतलब प्योर रोलिंग के लिए कह रहे हैं, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है, दिस फॉर प्योर रोलिंग, तो v क्या होगा, v तो r ओमेगा होगा, और t क्या होगा, t होगा ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, t हो गया ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई r। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सेंट्रल मास यहां पे था, अब यहां पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया सेंट्रल मास ने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ट्वाइस पाई r। ठीक है, तो इसका ये कब कर रहा है, प्योर रोलिंग में। अच्छा इसका मतलब क्या है कि अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड स्लिप किया तो उसने वो इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है कि नहीं, क्योंकि आगे ट्रांसलेशन वेलोसिटी ज्यादा है। फॉरवर्ड स्लिपिंग में मैंने क्या बोला था, ट्रांसलेशन वेलोसिटी ज्यादा होगा, vcm ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन r ओमेगा होगा, है कि नहीं। सो अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, तो उस केस में s डिस्टेंस मूव इट विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस पाई r, ग्रेटर देन ट्वाइस पाई r। सिमिलरली अगर बैकवर्ड स्लिपिंग हुआ तो इससे कम होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग, तो उस केस में s लेस देन ट्वाइस पाई r। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। तो एक्सेलरेशन करने के लिए कंडीशन क्या होगा, कोई एक फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक स्फीयर है, डिस्क है, सिलेंडर है, कुछ भी है, एंड इट इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन a हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो रहा है। ठीक है, तो अगेन अगर प्योर रोलिंग है, तो जैसे प्योर रोलिंग का केस अभी हम लोगों ने देखा ना, v इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, वैसे ही अगर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है तो उसके लिए कंडीशन है a इज इक्वल टू r अल्फा, a इज इक्वल टू r अल्फा, वेयर r इज द रेडियस। ठीक है, ये जो r है ये रेडियस है, जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसका रेडियस है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
जब फोर्स आगे की तरफ एक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सरफेस के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा। तो पीछे की तरफ अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जा रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस के रेस्पेक्ट में पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट करेगा? इट शुड एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मतलब ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन, अगर इसका मास m है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स F नेट बाय मास। ठीक है, तो यहां नेट फोर्स कितना हो गया? ये दोनों फोर्स तो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो F प्लस F डिवाइड बाय m। अच्छा, अब ये तो हो गया फोर्स का बात। अब देखिए टॉर्क, अगर हम टॉर्क को देखें तो टॉर्क देखिए, ये जो फोर्स है कैपिटल F, ठीक है, कैपिटल F फोर्स, अगर टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, तो जो ये जो फोर्स है ये इसको आगे ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो स्मॉल f फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बट ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है? ऑब्जेक्ट तो क्लॉकवाइज घूम रहा है क्योंकि रोटेशन ऐसे है। तो जो नेट टॉर्क होगा, मतलब इसका जो टॉर्क है, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क है, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट? सो इसका मतलब जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स दैट इज F इनटू R माइनस टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, दिस इज F इनटू R, F इनटू R, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, करेक्ट? अच्छा, टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू I इनटू अल्फा, टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू I इनटू अल्फा। सो इसका मतलब F माइनस F इनटू R इज इक्वल टू I, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकता हूं? A बाय R, A बाय R। सो ये क्या हो जाएगा आपका? F माइनस F R स्क्वायर बाय I इज इक्वल टू A। ठीक है, सो A इक्वल टू दिस थिंग, A इज इक्वल टू दिस थिंग, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने से कितना हो जाएगा? F प्लस F बाय M इज इक्वल टू F माइनस F R स्क्वायर बाय I। ठीक है, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो फाइनली हमारे पास F का एक्सप्रेशन आता है। तो ये मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आपको करके देखिएगा। F M R स्क्वायर माइनस I प्लस M R स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है कि देखिए, अगर रिंग का देखें तो रिंग में I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब इस पॉइंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो एम आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जीरो आता है। तो दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो फॉर रिंग, रिंग के लिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया। सिमिलरली मतलब ये हॉलो सिलेंडर के लिए भी यही होगा, हॉलो सिलेंडर है कि नहीं? हॉलो सिलेंडर के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। बट बाकी ऑब्जेक्ट्स अगर देखें तो उन सब केसेस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वैल्यू कैसा होगा? देखिए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बाकी सबके लिए एम आर स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, 2/5 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, whether it is your solid cylinder it is half m r square, disk it is half m r square। ठीक है, सो मतलब कि जो I है वो m r स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो I अगर m r स्क्वायर से छोटा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव होगा, इट विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ऐसे केसेस में या तो फ्रिक्शन जीरो होगा, किसके लिए? हॉलो सिलेंडर या रिंग के लिए फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया, और या फिर फ्रिक्शन फोर्स इट विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल नेवर एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर फ्रिक्शन फोर्स कैन एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट अदरवाइज हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है वो हाईएस्ट पॉइंट में एक्ट कर रहा है, ऐसे केसेस में प्योर रोलिंग अगर हो रहा है तो ऐसे केसेस में फ्रिक्शन फोर्स आइदर इट इज जीरो और इट इज पॉजिटिव। Why it is positive? Because I is less than m r square. So friction force पॉजिटिव का मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, वो उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स आइदर इट इज जीरो और इट विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल नॉट एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब एक्ट करेगा? F इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वैसे तो फ्रिक्शन फोर्स जनरली इट विल एक्ट always act in forward direction, either it is zero or it will act in the forward direction, but there are certain special conditions
जब फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कब? जैसे इंक्लाइन सरफेस है और इस केस में ये रोल करते हुए आगे आ रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये रोल करते हुए आगे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऑब्जेक्ट है और फोर्स आप हाईएस्ट पॉइंट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर जैसे कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्क, मतलब यहाँ पे परफोरेटेड, जैसे आपका व्हील हो गया। ठीक है, तो व्हील में आप फोर्स अगर यहाँ पे लग रहा है तो इस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इस केस में भी फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो ये स्पेशल केसेस है। ठीक है, और हमारे काम का कौन सा केस है? जनरली ये। ठीक है, जनरली ये केस इंक्लाइन सरफेस में अगर ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो थोड़ा अभी लोग डिटेल में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी केस है कि यू हैव इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा, so I can resolve this mg into mg sin theta, and this is mg cos theta. ठीक है, and this is the direction of the frictional force. अच्छा, यहां पे देखिए mg cos theta, mg sin theta, normal rotation, ये सारे जितने फोर्स है ना वो अबाउट दिस पॉइंट एक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव सच केसेस वेयर मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, तो जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट में अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, नाउ इन दिस केस ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट, सो इफ यू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इट विल बी जीरो। करेक्ट, टॉर्क विल बी जीरो, मतलब mg sin theta, mg cos theta, they are acting about this point। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो यहां से एक्ट कर रहा है, बट नॉर्मल रिएक्शन जो पास हो रहा है वो तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी टॉर्क जीरो होगा, इन सारे फोर्सेस के लिए भी टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा। टॉर्क किसके लिए होगा? टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स के लिए होगा अबाउट दिस पॉइंट। तो ये रेडियस हो गया r, तो जो टॉर्क होगा टाउ इट विल बी इक्वल टू f इंटू r। ठीक है, टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। प्योर रोलिंग के लिए अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? a बाई r। ठीक है, तो इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा? f r स्क्वायर बाई i। ओके, दिस इज वन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ये है। नेट फोर्स क्या है? mg sin theta is acting in the downward direction, frictional force is acting in the upward direction. So acceleration is equal to net force divided by mass. So net force कितना हो जाएगा? mg sin theta minus f divided by m। ठीक है, so acceleration is equal to एक इक्वेशन आ रहा है ये और एक इक्वेशन आ रही है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। so this is f r square by I। ठीक है, so this is mgi sin theta minus fi is equal to f m r square। ठीक है, तो इसको अगर उस साइड ले जाऊं तो ये प्लस आई हो गया। ठीक है, सो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इक्वल टू mg i sin theta डिवाइड बाई mr स्क्वायर प्लस आई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करते हैं कि ऊपर और नीचे अगर मैं i से डिवाइड कर दूं तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg sin थीटा डिवाइड बाई mr स्क्वायर बाई i प्लस 1। So this is the expression for the frictional force. This is the expression for frictional force. अब अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, if pure rolling is taking place, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है this should be less than equal to mu times normal reaction। ठीक है, this is for pure rolling।
तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है, सो दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। तो mg cos थीटा अगर हो गया तो इसका मतलब आपका यहाँ पे mg कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस mr स्क्वायर बाय I, okay, so from this you will get the value of mu under condition of pure rolling, ठीक है। मतलब अगर स्फेयर है, डिस्क है या अदर कोई ऑब्जेक्ट है रोल करते हुए आ रहा है और आपको कंडीशन निकालना है म्यू के ऊपर फॉर प्योर रोलिंग, देन दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि हमको तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मिल गया था, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ये, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है g साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे आया था mr स्क्वायर बाय I, यहाँ पे आ जाएगा I बाय mr स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, जैसे कि अब सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस, सेम मास एंड रेडियस। तो हमको ये पता है कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हॉलो स्फीयर से छोटा होता है, प्रोवाइडेड बोथ आर सेम मास एंड रेडियस। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर से छोटा होता है, IH इज ग्रेटर देन IS। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ये हॉलो स्फीयर के लिए बड़ा होगा। तो हॉलो स्फीयर के लिए अगर बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो मतलब अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल मास है, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर आइडेंटिकल मास है और सेम रेडियस है और दोनों रोल करते हुए आ रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो वो ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम कम लगेगा, तो मतलब टाइम ऑफ ट्रेवल सॉलिड स्फीयर का कम होगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रोलिंग मोशन एंड स्पेसिफिकली ये जो था ये इंक्लाइन प्लेन में जो रोलिंग हो रहा था, वेरिंग वी हैव अ स्पेशल केस वेयर फ्रिक्शन एक्ट्स इन द backward direction, okay। So I hope these concepts helps you in solving numericals. So for numericals we will have a separate session. इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग एक सेपरेट सेशन में डिस्कशन करेंगे, ओके।